नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग को लेकर क्वेश्चन नहीं जा पा रहे हैं। उसके पीछे कारण था व्यस्तता, लेकिन उससे बड़ा कारण है आप लोग इस प्रोग्राम के प्रति शायद रुचि नहीं दिखा रहे हैं जो आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि शायद आपको ये मुफ्त में मिल रहा है, इसी कारण से हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो बिना आंसर राइटिंग के कुछ होने नहीं वाला है। और आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसकी एक बेसिक सी बातें हम आपको यहां सिखाते हैं। फिर भी हमने क्वेश्चन 3 सिखाए, फिर 2 किए, अब 1 कर दिया है। उसके बाद भी देखते हैं आप लोग उदास रहते हैं, एकदम सीखते ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करके चलिए हम ही सही बार बार क्वेश्चन लाते हैं कि आज नहीं तो कल कभी तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लक्ष्य आईएएस में आरओ को लेकर जो बैच चल रहा है उसको आप ले सकते हैं। यहाँ हाईकोर्ट आरओ का बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं। बीईओ को लेकर जो बैच चल रहा है, अगर आप वास्तव में अपनी तैयारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और साथ में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इससे। और साथ में पीसीएस 2026-27 ये सभी बैच रनिंग बैच हैं, आप चाहें तो जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और लक्ष्य आईएएस का जो योगदान है आप में के प्रति या आपको सफलता के मंच तक पहुंचाने में, उसका लाभ आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है और आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे, है ना। एक एक टुकड़े को आराम से पढ़ेंगे। और किसी भी प्रश्न के हमको 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट होता है जिसको आप प्यार से कहते हैं, चाहे प्यार से कहिए चाहे नफरत से, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं उसको कहते हैं भूमिका। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है भूमिका के बारे में। उसके बाद हम लोगों को जानना है मुख्य भाग के बारे में। किसके बारे में, मुख्य भाग। और मुख्य भाग के बाद हम लोगों को जानना है निष्कर्ष के बारे में। किसके बारे में, निष्कर्ष। ये 3 जो पैरामीटर आप देख रहे हैं ना, ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो समझ लीजिएगा आधा मुसीबत आपका जिंदगी का खत्म। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। किसी भी प्रश्न को लिखने के दौरान यही 3 चीज मांगी जाती हैं। भूमिका आपकी समझ है उस टॉपिक के प्रति कि उस समझ को कैसे आप अल्टीमेट कुछ शब्दों में लिख पा रहे हैं। मुख्य भाग आपका नॉलेज है, जीएस का नॉलेज, जीएस में आपने जो पढ़ा उसको कैसे आप यहां पर लिख पा रहे हैं, टॉपिक की समझ डेवलप करके। निष्कर्ष का मतलब है कि आपकी वो समझ जो आपको ये बताती है कि इसमें अल्टीमेट आपके पास सुधार के उपाय क्या हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं। जब ये सभी बातें होती हैं तो वो कहलाता है निष्कर्ष। तो ये 3 पिलर हैं आपके आंसर राइटिंग के और इसी पर पूरे आंसर राइटिंग की नींव खड़ी हुई है। बढ़ते हैं इसकी ओर, एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। देखिए, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या परिणाम हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में कहा परिणाम बताइए। यहां उसने आपसे कहा ही नहीं है कि आप बताइए कि इजराइल फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसने सिंपल सी बात पूछी है, इसके परिणाम क्या होंगे ये बताइए। अब कोई भी व्यक्ति अगर वो ये सोचेगा कि परिणाम की जगह पूरा हिस्ट्री लिखाएगा कि एक लंबे समय से जब से इजराइल अस्तित्व में आया वो पहले जमीन फिलिस्तीनियों की थी और ब्रिटेन का एक समझौता कराया, ब्रिटेन मतलब जो आप जानते हैं पूरा लिखाइए, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। 1-2 नंबर तो दे ही देगा मेहनत के, लेकिन सिलेक्शन वाले नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों, पूछा ही नहीं है ना। अगर उसको इतना ही दिलचस्पी होती तो पूछता ना कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की बुनियाद कहां पर है बताइए। यह पूछता कि इतिहास और इजराइल और फिलिस्तीन का ऐतिहासिक संघर्ष जो चल रहा है उसके विविध पक्षों को समझाइए। लेकिन उसने पूछा ही नहीं, सिंपल सी बात कही, ये बताइए कि इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के परिणाम क्या होंगे ये बताइए, और भारत को इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना होगा। यानी कैसे, यानी हम कैसे संघर्ष का सामना करेंगे इससे। हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि आज की पूरी दुनिया एक क्या है, छोटे से गांव की तरह हो चुकी है, जिसको आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, या जिसको आप कहते हैं ग्लोबल विलेज। एक छोटे गांव में, गांव के किसी दूसरे मकान में अगर आग लगती है, जो मकान गांव के दूसरे कोने पर है, तो उसका प्रभाव गांव के और दूसरे कोनों पर भी पड़ता है। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में आज जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव हर देश पर पड़ता है, दुनिया के हर देश की सरहदों पर पड़ता है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि बताइए कि भारत को इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज तो हम यहां पर जानेंगे कि अल्टीमेट इसके परिणाम क्या होंगे। हालांकि परिणाम आपको यहां लिखना है,
कहां, यहां। और साथ में अगर जानना है तो क्या लिखना है कि हमारे सामने जो चुनौती है तो भारत सामना कैसे करेगा, सामना कैसे करेगा। ये 2 पॉइंट आपको यहां लिखने हैं, बाकी भूमिका निष्कर्ष। अब आते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पर और चलते हैं भूमिका की ओर। तो देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। भूमिका में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रही भूमिका। तो भूमिका में आप जैसे मान लीजिए इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष की बात की गई है ना, इसी प्रकार से आपको रूस और यूक्रेन का वॉर भी याद आ रहा होगा, आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा होगा। इजराइल का और ये ईरान का, इनका भी संघर्ष याद में आ रहा होगा। तो आप कहेंगे पूरी दुनिया में एक प्रकार से युद्ध का वातावरण बना हुआ है, तो इसी लाइन से शुरू कर दीजिए। क्या लिखिए, लिखिएगा वर्तमान में पूरे विश्व में एक युद्धमय वातावरण बना हुआ है, जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस लगातार युद्ध कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल ईरान, ईरान अमेरिका, इन देशों के बीच भी लगातार वॉर चल रहा है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाले वॉर को एक लंबा समय हो गया है, इसके विध्वंसक परिणाम सामने आ रहे हैं। पहुंच गए परिणाम तक, वो गाना है ना रामायण का, परिणाम तक पहुंच जाए कहानी। तो वही हाल है कि अल्टीमेट यहां परिणाम आपसे पूछा है, तो भूमिका ऐसी लिखिए जिसमें परिणाम शब्द का जिक्र हो जाए। मान लीजिए ये वाली नहीं पसंद आई, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी देंगे। दूसरी भूमिका अगर लिखनी है तो लिखिएगा इजराइल और फिलिस्तीन लगातार एक लंबे समय से संघर्ष से जूझ रहे हैं, और इस कारण से पूरा मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व एकदम अस्थिर वातावरण बना हुआ है। हजारों की तादाद में यहाँ फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इजरायली मारे गए हैं, जिस कारण से पूरी दुनिया में न सिर्फ आर्थिक गतिविधियां बल्कि सामाजिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। नहीं पसंद और लिख लीजिए, लिखिएगा कोई भी संघर्ष दो देशों के बीच नहीं होता है, बल्कि वो संघर्ष होता है सभ्यताओं के बीच, इंसानियत के बीच। क्योंकि किसी भी युद्ध से परिणाम सिर्फ जीत और हार से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि उस युद्ध की विभीषिका में कौन कौन से देश, कौन कौन सी सभ्यताओं का पतन हुआ। इसी प्रकार का एक युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार हमको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का अगर आपको निबंध आ जाए इजराइल फिलिस्तीन, उस पर लिख दीजिएगा, आपका मन है ना। अब बात करते हैं क्या, दूसरा पॉइंट जो मुख्य भाग है। क्या दिया है मुख्य भाग में, हाँ मुख्य भाग में दिया हुआ है कि परिणाम क्या है और भारत इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिणाम की। किस चीज का परिणाम, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का परिणाम। तो देखिए युद्ध का परिणाम, किसी भी युद्ध का क्या परिणाम होगा ये बहुत जरूरी होता है। आप कहेंगे कि सर किसी भी युद्ध का परिणाम ये होता है कि उसके सामाजिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है और सामरिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। तो एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र की, युद्ध का परिणाम। अच्छा पूरा लिखते हैं, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का परिणाम, ठीक है, तब समझ में आएगा। देखिए इजराइल युद्ध, तो दो बात लिखनी है। पहली चीज लिखनी है युद्ध का परिणाम, और दूसरी बात लिखनी है कि भारत कैसे इसका सामना करेगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भारत को इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना है। यहां पर लिखेंगे भारत कैसे चुनौतियों का सामना करेगा। का सामना, ठीक है। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं हम इनके परिणाम के बारे में और चुनौतियों के बारे में। ये है परिणाम, ये है चुनौतियां। तो सीधी बात है, अगर आपसे कहा जाए किसी युद्ध का क्या परिणाम होगा,
तो आप कहेंगे कि सर हो ना हो, अगर युद्ध हो रहा है तो बहुत बड़ी आबादी तो ऐसी होगी जो मारी जाएगी। हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर कहेंगे सर युद्ध के कारण बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, उनको पलायन करना पड़ता है। हम कहेंगे बिल्कुल करना पड़ता है। इसके साथ साथ कहेंगे सर पूरे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो देश युद्ध लड़ रहा होता है ना, उसका किसी और चीज पर ध्यान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ युद्ध जीतने पर ध्यान होता है। इसलिए जो भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं उस समय सारा उत्पादन बंद हो जाता है, सब कुछ बंद, सिर्फ पूरा फोकस किस पर किया जाता है? युद्ध पर। तो यानी आर्थिक परिणाम भी होंगे। तो आप कहेंगे सर इसको एक काम कीजिए, आप ना परिणाम को सामाजिक में बांट लीजिए, आर्थिक में बांट लीजिए और सामरिक में बांट लीजिए। ज्यादा नहीं बांटना है, क्योंकि ज्यादा बांटने से क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। सांस्कृतिक परिणाम, ठीक। तो सबसे पहले इन्हीं चीजों का हम जिक्र करेंगे। अच्छा, ड्राफ्टिंग से क्या होता है, आपकी समस्या हल हो जाती है। जब आप ड्राफ्ट करते हैं ना, कोई भी चीज ड्राफ्टिंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उसके प्रति एक समझ हो जाती है। अब जैसे हमने ये लिखा है कि सामाजिक परिणाम, तो सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ होगा, अभी हमने बताया ना, लोगों को पलायन करना पड़ा होगा, लोगों की मृत्यु हुई होगी। तो आप कहेंगे कि परिणाम में हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ होगा, लोगों की मृत्यु हुई होगी। एक तो ये हो गया, और क्या हुआ होगा, तो कहेंगे सर पलायन हुआ होगा। पलायन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। लोग स्वेच्छा से भी जाते हैं, कामकाज के लिए भी जाते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है उस समय जो पलायन होता है बड़ी भीषण स्थिति होती है, गंभीर होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक आंकड़ा दें आपको, तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। अब तक लगभग 7300 से अधिक फिलिस्तीनी, ये आपको डेटा याद होना चाहिए, ठीक है, कुछ डेटा तो याद ही होना चाहिए। जैसे 7300 से अधिक फिलिस्तीनी क्या हुए हैं, मारे जा चुके हैं, जबकि लगभग 1350 से अधिक इजरायली मारे जा चुके हैं। अब ये हो गया आपका डेटा, इसको यूज कीजिएगा, काम आएगा आपका। सही बात है, इतनी बड़ी आबादी मारी जा चुकी है, वास्तव में हम सबके लिए चिंता का विषय है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें तो लाखों लोग घायल हुए हैं, यानी एक कारण क्या बनेगा, लाखों लोग घायल हुए हैं। मृत्यु के साथ साथ क्या आ जाएगा, घायल, लाखों लोग घायल। इसी प्रकार से अगर आप बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र में और क्या हुआ होगा, तो बेसिकली हमने आपको बताया है कि साथ में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी क्या होती है, पलायन करती है, प्रवास करती है या भागती है एक स्थान से। लगभग 7.5 लाख लोग, 7,50,000 लाख लोग क्या किए हैं, विस्थापित हुए हैं। विस्थापित होकर कहीं ये शरणार्थी बनते हैं। शरणार्थी का मतलब जानते हैं, तिब्बत में जब चीन ने इस प्रकार का काम किया था, तो तिब्बत से बहुत सारे लोगों ने भारत में पलायन किया था, वो शरण लिए हुए हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में जाइए तो बौद्ध लोग वहां मिलेंगे आपको, वो क्या है, हमारे प्रवासी हैं, तो विस्थापित हुए हैं। 1948 के बाद से ये हम बता रहे संख्या, ध्यान रखिएगा, 1948 के बाद, यानी कि 1948 के बाद इतनी बड़ी आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन की है। ये क्या है, सामाजिक समस्या ही तो है, क्योंकि समाज में क्या हो रहा, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट ही तो हो रहा, सामाजिक समस्याएं। और भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे परिवारों का विखंडन। जब लोग ही नहीं बचे तो परिवार कहां से होंगे, परिवार का विखंडन। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, जहां भी आर्थिक प्रभाव हो वहां आपको देखना है कि क्या काम धंधे, उद्योग धंधे सब प्रभावित हुए हैं, बिल्कुल हुए होंगे। वहां पर इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको देखना है। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो गाजा का नाम आपने सुना होगा। गाजा में लगभग 18.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ है, कि इंफ्रा, यानी गाजा का क्षेत्र जो आप जानते हैं, इजराइल का मानचित्र देखेंगे तो उसके वेस्ट पार्ट में बना हुआ है गाजा,
ठीक है। और वहां पतली सी एक मतलब इस प्रकार से मैप में दिखाई दे जैसे कोई डंडी खींची हुई हो, उसको कहा जाता है गाजा पट्टी। एक पट्टी टाइप की दिखाई देती है, भूमध्य सागर से लगा हुआ है भाग, देखिएगा मानचित्र में आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। बेसिकली तो ये हुआ। इजराइल की बात करें, हमने कहा ना कोई युद्ध जीते या हारे परिणाम दोनों को भुगतना पड़ता है। तो इजराइल की आर्थिक गतिविधियों में इजराइल की लगभग 21% की क्या हुई है गिरावट। और 21% कोई छोटा मोटा रेशियो नहीं होता है, वैसे भी इजराइल की जीडीपी कोई बहुत बड़े आकार की नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तेल की कीमतों की अगर हम बात करेंगे तो तेल की कीमत $90 प्रति बैरल, बैरल वो होता है जिसमें तेल को मापते हैं। ये आर्थिक प्रभाव हुआ है, समझ में आ रहा है। या सांस्कृतिक अगर आप लिख देंगे तो सांस्कृतिक बेसिकली क्या है, सांस्कृतिक मूल्यों को खतरा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक मूल्यों को खतरा। सांस्कृतिक मूल्य ये थोड़ी सिखाते हैं कि युद्ध लड़ो, इतना ही नहीं, इसके साथ आप सामरिक का मतलब होता है स्ट्रेटजिक। मीन्स ऑफ स्ट्रेटजिक यानी रक्षा वगैरह, यहां सब चीज की बात की जाएगी। अगर हम बात करें इसमें तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि जब से संघर्ष चल रहा है तो बेसिकली इस क्षेत्र की ओर पूरी दुनिया की शक्तियों का ध्यान है। तो आप कहेंगे कि दुनिया की शक्तियों का ध्यान इस ओर आना। और इससे भी अच्छा पॉइंट है कि ये लिखिएगा कि बेसिकली मिड ईस्ट के क्षेत्र में अस्थिरता, यानी मिड ईस्ट जिसको मध्य पूर्व कहते हैं के क्षेत्र में अस्थिरता। साथ में विश्व की शक्तियों का संकेंद्रण। आप देख ही रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर युद्ध चल रहा है, बाकी अमेरिका भी इसमें कूद जाता है, बाकी ब्रिटेन भी इसमें आ जाता है, रूस का भी, जब ईरान और इजराइल के बीच मामला आता है तो रूस भी किसका साथ देने को आ जाता है, ईरान का साथ। तो बेसिकली यहां पर आप देख रहे हैं कि दुनिया की शक्तियों का एकदम क्या बन गया है, यहां केंद्रीकरण हो गया है यहां। और साथ में क्या होता है, जब कहा जाता है युद्ध और शांति एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर युद्ध आपको रोकना है, शांति आपको चाहिए, तो पहले युद्ध रोकना पड़ेगा। और युद्ध लगातार चल रहा है तो शांति प्रक्रिया भी क्या हो रही है, बाधित हो रही है, शांति प्रक्रिया बाधित। लिखने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इतना इनफ है, क्योंकि आपके प्रश्न अगर 250 वर्ड का है तब भी इतना पर्याप्त है। अब आप लिखेंगे कैसे, तो आपने सबसे ऊपर क्या लिखा, भूमिका। भूमिका में आपने लिखा कि वर्तमान विश्व युद्ध की त्रासदी से ग्रसित है और इन्हीं युद्धों में से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जहां बहुत बड़ी आबादी या बहुत बड़े पैमाने पर जनधन की क्षति हुई है। इसके भयावह परिणाम दिखाई देते हैं। फिर आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के निम्नलिखित परिणाम दृष्टिगत होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। और उन परिणामों में आप लिखेंगे सबसे पहले सामाजिक परिणाम लिखेंगे, बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई है, लगभग 7300 से अधिक लोग फिलिस्तीन के मारे गए हैं, जबकि लगभग 1350 लोग इजरायली मारे गए हैं। इसके साथ ही अब तक अगर आप देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के कारण तो लगभग 70,500 के समथिंग लोगों का पलायन हुआ है, प्रवास करना पड़ा है उनको। इससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न हुई है, परिवारों का क्या हुआ, विघटन हुआ है। आर्थिक कारणों में आप देखेंगे तो गाजा के क्षेत्र में लगातार हुए जो हमले हैं उसके कारण 18 बिलियन से अधिक की संपत्ति को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है। इजराइल की अगर आप देखेंगे तो लगभग 21% आर्थिक गतिविधियों में गिरावट दर्ज की गई है। इसी प्रकार तेल की कीमतों भी 90 प्रति डॉलर के लगभग तक पहुंच गई थी। बहुत हाईएस्ट होता है, आसान लग रहा होगा 90, ये बहुत हाईएस्ट होता है। सांस्कृतिक में देखेंगे तो सांस्कृतिक मूल्यों के सामने भी खतरा उत्पन्न हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में मिड ईस्ट के क्षेत्र में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है।
या अस्थिर वातावरण बना हुआ है। इससे विश्व की शक्तियों को दखल देने का मौका मिल जाता है और साथ में शांति प्रक्रिया भी बाधित होती है। ये क्या हो गया आपका परिणाम। अब पूछा गया है इसी में कि ये बताइए कि भारत कैसे चुनौतियों से निपट सकता है। अच्छा, कुछ लोग तो परिणाम को इतना लिखाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। 250 वर्ड भी है, मान लीजिए पीसीएस में तो 200 वर्ड 150 वर्ड होता है, अगर 250 वर्ड भी है 250, तब भी यहां आपको यह भी तो लिखना है कि भारत कैसे चुनौतियों से निपट सकता है। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए गया है, ये बताइए कि हम कैसे निपट सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आपके लिए यही है। सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आप कहेंगे टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी, ये टू नेशन थ्योरी क्या है, दो राष्ट्र सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया हुआ है, यूएन के द्वारा भी दिया हुआ है। आपको पता है जिस क्षेत्र में इजराइल है वहां पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, तो फिलिस्तीन का वजूद धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो यहां पर अगर शांति चाहिए है तो आपको ये मानना पड़ेगा, भारत को इसका समर्थन करना पड़ेगा कि हम यहां दो राष्ट्र चाहते हैं, इजराइल भी रहे और साथ में फिलिस्तीन भी रहे। लेकिन फिलिस्तीन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, कई बार प्रयास हुए। तो भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत किसका पक्ष लेगा। तो भारत सिंपल सी बात कहेगा कि हम टू नेशन थ्योरी के पक्षधर हैं, हमें इस जमीन पर दो राष्ट्र चाहिए है, एक इजराइल होगा दूसरा फिलिस्तीन होगा, क्योंकि फिलिस्तीनी भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका भी क्या करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि हमको टू नेशन थ्योरी का समर्थन करना चाहिए। साथ में जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, संवाद यानी डायलॉग। संवाद का मतलब देखिए, दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ निकल सकता है बातचीत से। युद्ध के बाद भी बातचीत होती है तभी समस्या का समाधान निकलता है। तो यहां कहा जा रहा है कि अगर आपको इस समस्या से निपटना है ना, समाधान चाहिए, तो भारत क्या करेगा। भारत लगातार हर बार कहता है कि इस मुद्दे को लेकर, इजराइल फिलिस्तीन संकट को लेकर दोनों पक्षों को मिलकर बातचीत करनी चाहिए, हम लोग इस मुद्दे का समाधान तभी खोज पाएंगे। तो बेसिकली हम यहां बता रहे हैं कि भारत कैसे निपटेगा। तो भारत यही कहेगा कि भाई साहब आप दो राष्ट्र बनाइए यहां पर, नहीं तो आपस में लड़ते रहोगे। दूसरा कहेंगे हम लोग संवाद कीजिए, संवाद मतलब बातचीत, बातचीत 10 बार कीजिए 20 बार कीजिए, कभी ना कभी तो हल निकलेगा। तो कहा जाता है ना, आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। तो बेसिकली यहां वही बात है। इसके बाद अगर कहा जाए तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय सहयोग का मतलब है कि बेसिकली वहां पर युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन इस युद्ध के कारण हम किसी का पक्ष तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग जख्मी हैं, उनको हेल्प पहुंचा पाए, राशन पानी पहुंचा पाए। भाई जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनके पास तो फुर्सत नहीं है गेहूं उगाने की, चावल उगाने की, लेकिन खाएंगे तो ही, तो वो खाना हम लोग भेज सकते हैं कि भाई साहब खाते पीते रहो, चिकित्सा चाहिए तो चिकित्सा लेते रहो। ये काम तो हम लोग कर सकते हैं। तो यही हमने कहा है कि यहाँ पर हम लोग इस बात को इंपॉर्टेंस देंगे और करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, मानवीय सहायता भेजेंगे, यानी मानव के लिए जो जरूरी है। तो यहां हम ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता भेजेंगे कि भाई मानव होने के नाते आपको बेसिक नीड तो चाहिए, भोजन पानी कपड़ा मकान ये सब। बाकी आप लोग अस्त व्यस्त, तो लड़ने में लड़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतना तो भेजेंगे ही। और इन सब से ऊपर हमारा राष्ट्र हित, राष्ट्र हित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो राष्ट्र हित के अनुसार निर्णय लेंगे, ठीक है, राष्ट्र हित के अनुसार निर्णय। इसका मतलब हो गया है जो आपको लिखा रहे हैं हमारे विदेश मंत्रालय की ही चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ अपने आप नहीं। तो बेसिकली राष्ट्र हित के अनुसार निर्णय का मतलब है कि हमारा जो भी निर्णय होगा वो हमारे राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए होगा कि हमारे राष्ट्र के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राष्ट्र हित के अनुसार निर्णय। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। जब निष्कर्ष पूछा गया है तो आपको सीधी बात है कि यहाँ युद्ध चल रहा है, तो युद्ध से संबंधित कुछ सुझाव देने हैं ना कि भाई हम लोग क्या करें। तो आपको निष्कर्ष में सीधे लिख देना है कि एक लंबे समय से पूरी दुनिया में युद्ध का वातावरण चल रहा है, लेकिन अतीत बताता है कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं हुआ है, बल्कि इसके परिणाम सदैव ही विभीषक रहे हैं।
अंत में बातचीत के माध्यम से, वाद संवाद विवाद के माध्यम से, वाद विवाद संवाद के माध्यम से हमें समस्या के हल तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए बड़ी शक्तियों को एक साथ आना चाहिए और संयुक्त रूप से बातचीत के माध्यम से क्या करना चाहिए, इनके हल की या इनकी समस्या के हल के निराकरण की रणनीति बनानी चाहिए। बस हो गया, और क्या करेंगे, यही तो करना है। समझ में आ गया? तो ये था आज का आपका प्रश्न और इसका ये रहा पोस्टमार्टम। इस प्रश्न और पोस्टमार्टम के हिसाब से आप आंसर लिखेंगे और इसको सिर्फ देखकर ही आंसर लिखिएगा, कुछ मत कीजिए। यहां जो लिखा हुआ है ना, इसी को सिर्फ देखकर आंसर लिखना शुरू कीजिए, कैसे नहीं आएगा हम भी देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो आंसर भी आएगा, सब कुछ आएगा, बस प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको जरूर फीडबैक देना है इस चीज का कि आपका सुधार हो रहा है या नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो इससे समझ नहीं आता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। अधिकांश लोग तो देख ही नहीं रहे हैं, आज नहीं तो कल देखोगे, हमको भी पता है कि फ्री हो भी जाएगा। गोला भरने से तो मेंस तो यहीं से निकलना है। हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।